नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जीडी क्रैकर। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंख। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसमें मैं आपको समझाऊंगा थोड़े बहुत कंसेप्ट भी। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, एलसीएम ऑफ दीज फिगर्स 28, 60, 120, 135 का एलसीएम निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बट जो मुझे बेस्ट लगता है सबसे बेसिक सिंपल, आप नंबर्स को लिखो और स्टार्ट कर दो। 2 से स्टार्ट कर दो, 3 से। जिस नंबर से ज़्यादा डिजिट्स कटें या ज़्यादा डिजिट्स आए, जैसे 2 में ये पहले 3 है, 2 में आते हैं 2 का 2, 14, 28, 230, 60, 260, 120, 135 नहीं आता, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। फिर से 2 में जा सकते हैं क्योंकि 7 का है, 15 का है, 30 का ऐसे आ गया। उसके बाद हम कोई भी ले सकते हैं, 3 ले, जो आपके मन में आता है, मतलब 2-3 मल्टीपल होने चाहिए उसके। 5 का ले लिया, 7 वैसे का वैसा आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आता। 5 3 का 15, 5 से 30, 5 27 का 135 ये आ गया। उसके बाद देखो ये इन तीनों में 3 का मल्टीपल है इसलिए ले लिया। उसके बाद कोई कॉमन है, कोई नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो। फिर हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है, इसको 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 और ये चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 7560। ये एक सिंपल तरीका है, मुझे लगता है अच्छा तरीका है। आपको भी यही तरीका यूज़ करना चाहिए, मैं भी यही तरीका ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो कोई नंबर है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि कोई नंबर है, नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाई 15% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 20%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई नंबर है, पहले वो डिक्रीज करता है 15% से, फिर वो इंक्रीज़ करता है 20% पे, उसके बाद नंबर जो आता है 78 मोर आता है ओरिजिनल। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। जब लैंग्वेज समझ आएगी आधा प्रॉब्लम हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। हम नंबर को लेट कर लेते हैं, नंबर को हम लेट कर लेते हैं x, लेट नंबर इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बोलता है नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 15%। आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में थोड़ा सा बताया था परसेंटेज का कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। 100% होता है जब नंबर डिक्रीज्ड हुआ 15% से, 100 में से 15 निकाले कितना रह गया, 85 रह गया, 85 100 आ गया। उसके बाद बोलता है देन इंक्रीज बाई 20%, तो 100 में से 20 बढ़े तो 120 आ गया। बस इतनी सी गेम है, इसको समझना है। उसके बाद नंबर जो आएगा वो 78 मोर आएगा ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या हमारा x है, उससे 78 ज़्यादा। बस ये इक्वेशन है दोस्तों, ये इक्वेशन को समझना है। ये इक्वेशन अगर आपको समझ आ गई तो अपने आप आंसर सॉल्व हो जाएगा। बाद में आपने इनको कट कर देना है, जैसे 0 के 0 साथ कटेगा। अब जैसे 5 17 का 85, 5 20 का आएगा, ठीक है। 2 6 12, 2 5 का 10 आएगा, सारा मल्टीप्लाई करके जैसे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी सेम, तो आपका आंसर आगे x निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों सबसे जो मुझे लगता है ये भी तरीका अच्छा है जो मैंने आपको समझाया। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ 100% होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है या कम होता है। आपको एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर होता है फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट। अगर कोई नंबर है, जैसे ये x नंबर है, हम चाहते हैं इस नंबर को बढ़ाएं, बढ़ेगा कैसे, अगर न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ेगा। इंक्रीज कब होगा ये नंबर, बढ़ेगा कब, जब न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। डिक्रीज कब होगा ये नंबर, जब न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं उसी पे। अब देखो x मल्टीप्लाई 85 बाई 100, 85 क्या है हमारा, 85 है न्यूमिनेटर, 100 है डिनोमिनेटर। इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ओवरऑल नंबर डिक्रीज होगा क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है।
इसमें न्यूमिनेटर बढ़ा है तो ओवरऑल नंबर इंक्रीज होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये प्रॉफिट लॉस में काम आएगा। उसके बाद मैंने इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया। जैसे ये देखो, हमने लिया सीधा परसेंटेज को पकड़ा। 15% कितना होता है, 15/100 इसको 5 3 520 डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस। देखो ये नीचे वाला नंबर हमेशा इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर है। न्यू कब बने, कितना डिक्रीज हो रहा है, -3 डिक्रीज हो रहा है। 20 में से जब 3 निकालेंगे पीछे कितना होने से, मतलब जो न्यू नंबर आया 17, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था 20। दूसरी बार क्या आता है, इंक्रीज 20% पता है हमें 1/5 होता है। इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा 5, न्यू नंबर क्या आ गया हमारा 6। मतलब अल्टीमेटली 2 फ्रैक्शन हुई है। फिर हमने वही कंसेप्ट ले लेंगे, पहला नंबर से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई। अल्टीमेटली जब सारा रिजल्टेंट ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, पहला आपको जो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल फार्मूला है। देखो कई बार मैंने देखा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 ईयर के केस में, 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है, 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, उस केस में आपको 2 ईयर वाला फार्मूला याद कर लेना। ये आप जहाँ भी पढ़ने के लिए बैठते हो, वहाँ एक पेपर या कैलेंडर या कुछ भी पढ़ा, उस पर लिख लो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रख लें। अगर आप थोड़ा और डीप में जाना चाहते हो, 3 ईयर का भी सेम ही है, क्योंकि पहला पोर्शन जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें भी सेम ही रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा दोस्तों। उसमें आएगा 300 प्लस R/100। ये 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वैसे, जैसे हम मानते हैं एग्जाम्पल 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये पे हम बोलते हैं 10 रुपये ब्याज लगा, 110 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल 100 रुपये ही ब्याज, 100 रुपये पे ही ब्याज लगता है, मतलब प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है हर साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना ना, नेक्स्ट ईयर उस पर ब्याज लगेगा, मतलब 100 उस ब्याज लगा 10, नेक्स्ट ईयर 110 हो गया, अगले साल 110 पे ब्याज लगेगा। ये कंसेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे उसने बोला कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 42 था, कंपाउंड इंटरेस्ट 51 था। पहला नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगता है। 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होंगे, लेकिन जब एक से ज़्यादा साल होंगे, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब उन्होंने 2 साल की बात करी, हमारे दिमाग में ये फार्मूला आया। उसमें उन्होंने बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से 51 माइनस 42 करेंगे 9 इंटू इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट सेम है, रेट भी पता नहीं, 100 2 ईयर का, इसलिए ये वाला फार्मूला। एक तो इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरा, हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें इसने बोला प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट हमें पता नहीं, टाइम 2 साल है, 100। सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें पता है कितना है, 42 है। अब दोस्तों हम इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब कैसे निकालें, प्रिंसिपल तो पता नहीं हमें। अगर प्रिंसिपल कट जाएगा, रेट कट जाएगा, एक रेट रह जाएगा, 100 कट जाएगा, एक 100 रह जाएगा, तो हमें रेट मिल जाएगा। इसमें रेट पुट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। हम कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकंड या सेकंड बाई फर्स्ट, जैसे आपको अच्छा लगता है। हम कर लेते हैं सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन को डिवाइड कर। जब डिवाइड करेंगे, इसमें क्या आएगा, 42 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये उल्टी हो जाएगी इक्वेशन, 100 स्क्वायर पी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ रहे हैं। पी कट गया, 100 का 1 चला गया, आर का 1 चला गया। अभी हमारे पास पीछे क्या बच गया, 200 डिवाइड बाई आर।
ये इधर क्या था 42/9, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 42/9। अब इसको 221 का 200 का, ठीक है, 37 का 33 का 9। अल्टीमेटली हमारे पास रेट कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 300 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारे पास रेट आ गया 300/7। जब रेट निकल गया तो हम सिंपल इंटरेस्ट में पुट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी पता था 42 था, प्रिंसिपल हमने निकालना है, रेट हमारा 300/7 आ गया। तो टाइम हमारा 2 ईयर था। अब आप काट लो, ये 6/7 था, 650 था, ठीक है जी, 7/7 49/100। आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट हमारा 300/7 आया था। और एक मिनट चेक कर लेता हूँ। प्रिंसिपल इनटू रेट बाई 100, प्रिंसिपल रेट, अच्छा प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाई 100 भी आएगा नीचे, ये गलती हो रही थी हमारे से। तो 52 का ही आएगा, 2 कट जाएगा, 7 प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 49। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये इसको 1-2 बार देखें, आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थोड़े और कंसेप्ट भी हैं, जैसे कंपाउंड टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा। जैसे ये अपना कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस में, इसके में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके छोटे मोटे कंसेप्ट समझा दूं। पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस होता क्या है। जैसे मैं एक रिटेल शॉपकीपर हूँ, रिटेल शॉपकीपर समझते हो, जैसे हमारी गली में दुकान होती है जो, जिससे हम सामान लेके आते हैं। एक होता है होलसेलर, होलसेलर होता है जिससे दुकानदार, रिटेलर जो होता है अपना सामान लेने आता है। रिटेलर जैसे होलसेलर के पास एक बिस्किट का डब्बा लेके आता है या बिस्किट के पैकेट लेके आता है, उसको 100 रुपीज़ के पड़ते हैं, ठीक है। ये रिटेलर का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। आगे रिटेलर मेरे को आपको ये चीज़ बेचता है 110 रुपये की, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 रुपये। ये क्या आ गया, रिटेलर का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। समझ गया प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। मानो कि इसने, रिटेल शॉपकीपर ने 100 रुपये में चीज़ ली, लेकिन उसने किसी कारणवश मेरे को वो चीज़ 90 रुपये की बेच दी। अब इसको नुकसान हो गया, नुकसान क्या हो गया, 10 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। देखो प्रॉफिट जब हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। जब लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस है जो आर्टिकल की, वो 1566 है, 8% प्रॉफिट। इसको बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। एक जो हमने चीज़ याद रखनी है, देखो जब प्रॉफिट हुआ पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अगर परसेंटेज की टर्म में जाए, हर एक चीज़ 100 होती है तो हमारी ये चीज़ 108/100 आनी चाहिए, फ्रैक्शन में करेंगे, एक ये कंसेप्ट है। लेकिन अब जब कॉस्ट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस दी है, मतलब प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगा। अब सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे, कम करना पड़ेगा। कम कैसे करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे। इस फ्रैक्शन को क्यों उल्टा किया, क्योंकि न्यूमिनेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होगी, कम होगी। हमने इस नंबर को कम करना है तभी जाके कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको हमने कम किया, ये वाला आगे सिचुएशन मल्टीप्लाई किया, ये वाली क्वेश्चन आ गई। मैंने आपको एक डिवीजन मेथड सिखाएगा, डिवीजन का रामबन वाला लेक्चर, वो जाके देख लें।
आपको ज़्यादा क्लैरिटी है, उससे ये डिवाइड किया, एक झटके में ही आंसर आ गया 1450। बहुत ईजी मेथड है, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देते हैं टाइम और वर्क वाला। दोस्तों जितने भी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हम एक ही कंसेप्ट से करेंगे। पहले तो हमें इसमें यूज़ करना है एलसीएम का यूज़ करेंगे हम। इजी मेथड, एक ही मेथड यूज़ करेंगे, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे ये बोलता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, बी इन 48 डेज। पहले हमारा जो मेन फंक्शन है, हमें टोटल वर्क फाइंड करना। टोटल वर्क वो नंबर होना चाहिए जिससे ए का वर्क बी का वर्क दोनों ईजिली डिवाइड हो जाए, इसलिए कोई वो नंबर लेना चाहिए। वो नंबर कैसे मिलेगा? 32 और 48 का एलसीएम, या 32 या 48 से कोई ऐसा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। एक आपको हमेशा दिमाग में फॉर्मूला रखना है कि एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये एवरग्रीन फार्मूला है, सारे टाइम वर्क वाले क्वेश्चंस में यूज। एफिशिएंसी होती है कि जैसे मैं एक दिन में चार वो बनाता हूँ, 4 गिलास बनाता हूँ, मेरी क्या एफिशिएंसी हो गई? 4 एफिशिएंसी हो गई। मतलब एक दिन में कितना काम करते हो, वो एफिशिएंसी होगी। ये होता है टोटल वर्क बाई नंबर ऑफ डेज, ये फॉर्मूला होता है। अब इस केस में क्या है, 32 और 42 8 का बिना सोचे ना एलसीएम ले लो। अब किससे दोनों में टेबल में आ रहा, 4 के में आ रहा, 2 में भी कर सकते, 4 8 32, 4 12 का। अब 4 में आ रहा, 4 2 8 4 3 12, 4 4 16 16 32 32 3 96, 96 एलसीएम आ गया। हम इसको टोटल वर्क मान लेंगे, सिंपल सा मेथड। टोटल वर्क 96 को मान लिया, हम ऐसा सा टेबल बना लेंगे। अब देखो ए आ गया, बी आ गया। ए कितने दिन में काम करता है? 32 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 48 डेज में। ठीक है, देखो हमने क्या एफिशिएंसी का आपको फार्मूला क्या बताया था? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना है? जैसे ए का निकालना है, ए का निकालनी है एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 96। नंबर ऑफ डेज क्या निकाल? 32 32 3 का होता है। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 3 आ गई। वैसे ही बी का निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना है? 96 डिवाइडेड बाई 48, नंबर ऑफ डेज 48, ये 2 का आ गया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। एफिशिएंसी निकल गई दोनों की। एफिशिएंसी तक समझ आया दोस्तों? एफिशिएंसी मेन यहाँ तक आपने निकाल दिया तो आपका 50% काम हो गया ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्वेश्चन में कैसे बढ़ेंगे। मेन था हमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी 3 और 2 आ गई, 3 ए की आ गई, ये बी की है। ठीक है, अब चलते हैं। बोलता है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। एक दिन में एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में एक कितना 3 यूनिट काम करता है। टोटल कितना था हमारा? टोटल वर्क कितना था? 96 यूनिट्स टोटल वर्क था। ए कितना काम करता है? 3 यूनिट एक दिन में। बी कितना काम करता है एक दिन में? 2 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 5 यूनिट्स काम करते हैं। ठीक है जी। अब ये 8 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलके, 8 डेज तक। ए प्लस बी कितना काम कर देते हैं? 8 5 तो 40 यूनिट्स काम कर देते हैं। 40 यूनिट्स काम हो गया। उसके बाद इन हाउ मच टाइम, मतलब इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब देखो 40 यूनिट्स तो पहले ही काम हो गया, 96 में से 40 निकाल दिया, पीछे कितना बच गया? 56 यूनिट्स लेफ्ट, अभी काम करने वाला है 56 यूनिट्स। अब इन 56 यूनिट्स को दोनों ए और बी मिलकर करेंगे। लेकिन ये क्या बोल देता है कि बोलता है बी जो है 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। अब देखो पहले तो हमें इसका 60% निकालना आना चाहिए। अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा
तो आपको मैं एक बताता हूँ, 20% को हम डायरेक्ट बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, 1/5 लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं 40% को, 60% को 3/5 लिखते हैं, डायरेक्ट लिखना है, 80% को 4/5 लिखते हैं। ये एक मेथड है, मेथड नहीं, एक काइंड ऑफ, अब याद रखोगे ईजी हो जाएगा। 60% का अगर नहीं भी याद रख सकते तो 60/100 लिखें, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये गिला 2 3 6 2 5 10, 3/5 आ गया। अब 3/60% ऑफ 56 यूनिट कितना आता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इन हाउ मच टाइम बी विल फिनिश 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क इतना आ गया। बी कितना टाइम है, अब देखो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। एक मिनट, बी एक दिन में, बी जो है 1 डे में 2 यूनिट्स काम करता है, ठीक है। अब 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क कितना था, 56 यूनिट, उसका 60% ये आ गया। अब एक दिन में 2 यूनिट करता है, अब इतना कितने दिन में करेगा, हम मान सकते हैं, हम ये वाली टर्म पूरी इधर लिख दें, अगर 3/5 इंटू 56 मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी करेंगे हम क्वेश्चन को। ये वाली टर्म है, ये कितने दिन में करेंगे, ये 2 यूनिट था, इतना ही हमें सेम इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो इतने यूनिट्स बनाने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तभी ये 2 ख़त्म होगा, तो ये पीछे यूनिट्स इतने रह जाएंगे। अब जब इधर से 228 का 56, 28 इंटू 3 का कर लो मल्टीप्लाई, 3 8 द 20, 3 8 द 24, 4 आ गया, 2 हो गया, 3 2 6, 84/5, हमारा 84/5 डेज आंसर आ गया इसका। समझ आया दोस्तों कैसे किया हमने, ये वाला जो कंसेप्ट आपने कि हमने ये कैसे इधर लगे, क्योंकि हमें इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना इधर लिखना पड़ेगा। हमने अगर इधर लिखा है तो सेम ये चीज़ इधर भी लिखनी पड़ेगी, 3 इंटू 56। अब देखो हमें यही चाहिए, 2 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए डिवाइड बाई 2 करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये जो आंसर आता है वही होगा हमारा टाइम एंड वर्क वाला। सिंपल कंसेप्ट है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। ए मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर एंड रिटर्न फ्रॉम कोलकाता एट द स्पीड ऑफ 18 थ्रू द सेम रूट। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वैसे तो आपको जब भी स्पीड की बात आए आपको ये फार्मूला आना चाहिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी एवरेज की बात आए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपके दिमाग में होना चाहिए एवरेज। लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इतना ही डिस्टेंस, दोनों बार सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, 2 टाइम्स स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये फार्मूला लगाओ, बिंदास याद रखो, सिंपल फार्मूला है, लिख लो जहाँ पे आप रोज़ पढ़ते हो, रोज़ देखोगे आपका 5-6 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, उसकी अहमदाबाद से कोलकाता कितनी स्पीड थी, 9 किलोमीटर। कोलकाता से अहमदाबाद आ रहा था, वो 18 थी। S1 कितनी होगी आपकी, 9 होगी। S2 कितनी होगी, 18 होगी। 2 इंटू 9 इंटू 18 लिखा, 18 और 9 27 होता है। 9 थी 27, 3 6 18, 6 2 12 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। एक चीज़ और दोस्तों सिखानी है मैंने आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड्स में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो
इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? किलोमीटर पर आवर वाला बड़ा है। आपने एक टर्म याद रखनी है 5/18। ये टर्म बहुत काम आएगी। ये बनती कैसे है मैं आपको जब पूरे लेक्चर लूँगा मैं आपको समझा दूँगा। अब देखो, अब जैसे लिखा है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसका मतलब आप कहाँ जा रहे हो? बड़े से छोटे में जा रहे हो, मतलब इसको छोटे में जा रहे हो, इसको छोटा करना है। छोटा कैसे होगा? आपको पढ़ाया है कंसेप्ट मैंने पहले ही। न्यूमरेटर बड़ा है तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ी हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर छोटा है जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो छोटी हो जाएगी। अब छोटा करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में जाना है। अब हमने क्या करना है? इसको बड़ा करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बड़ा है। बड़ा करना है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। 18/5 आ जाएगा। 5 to 10 36 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार सुने, ये समझ आ जाएगा तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम है ना स्पीड टाइम डिस्टेंस में, वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूँगा आपके टॉपिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाऊँ और आपको मज़ा आए। जैसे हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विपुल इन्वेस्ट ए सम ऑफ 5400 एंड विजय इन्वेस्ट ए सम ऑफ 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। दोनों में सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट की टर्म देखिए हमारे दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। बस सिंपल फार्मूला, ये याद रख लें। विपुल आ गया पहले, उसने 5400 किया, इसने दोनों का सेम इंटरेस्ट है। 5 साल के बाद विजय को ज़्यादा मिला 840। जब भी आपने क्वेश्चन बताया जहाँ भी मोर या लेस लिखा हो ना, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमने। देखो अगर मोर लिखा है, जैसे विजय को मोर मिला है, विजय माइनस आएगा विपुल। अगर लेस लिखा है तो विपुल माइनस विजय। कंसेप्ट समझे आप? ठीक है, इस केस में लिखा है विजय को ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, विजय को जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो ज़्यादा मिला है विपुल से 5 सालों में। अब वो बोलते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल हमने कुछ एक्स्ट्रा कोई कुछ इसमें फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला विजय का प्रिंसिपल क्या था? 9400। प्रिंसिपल इनटू रेट हमें पता नहीं है, पर उसने क्या बोला है कि सेम है, हम दोनों में आर मान लेते हैं। टाइम कितना था? 5 साल था, डिवाइड बाई 100। विपुल का कितना था? 5400। रेट दोनों में सेम है, टाइम 5 है, डिवाइड बाई 100। ये गया, ये गया। R5 दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। 94 माइनस 54 आ गया, इक्वल टू कितना कम ज़्यादा था? मोर 840 था ना, वो हमने आगे लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया, 4 में से 4 गया, 9 में 5 में 4 गया, हमारा कितना गया? R इंटू 5 इंटू 40 इक्वल टू 840। ठीक है जी, 4 से 0 0 चला जाएगा, 4 to the 8, 4 1 the 4 आ जाएगा। R हमारा आ जाएगा 21/5%। ठीक है, हमने सीखा कैसे। इसमें मेन कंसेप्ट है मोर और लेस का। ये फार्मूला तो आपको आता था। जब बात करें कि ये उससे ज़्यादा था, जैसे इसने बोला विजय का इंटरेस्ट विपुल से ज़्यादा था, मतलब विजय माइनस विपुल होना और कितना ज़्यादा था उसको इक्वल टू में लिख लेना। सिंपल ये कंसेप्ट है दोस्तों। आज हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े। अभी मैं थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, साथ साथ में थोड़े थोड़े कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं इसके बाद लेक्चर्स लूँगा, एक एक टॉपिक है जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी कर सकूँ। इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।